अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सिगत बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अनंतनाग के वायलू कोकरनाग में खूनरेज झड़प, लश्कर के 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन बदस्तूर जारी, श्रीनगर में नरमी के दौरान लोगों ने जरूरी खरीदारियां की। कोविड से फौत होने वालों के वर्सा के लिए एलजी सरकार ने कई एक अहम ऐलानात किए। वज़ाइफ, बच्चों की तालीम, स्कॉलरशिप की इजराई और माली इमदाद शामिल। ईद से कबल कश्मीरी कैदियों को रिहा किया जाए, यूसुफ तारेगामी का हुकूमत से मुतालिबा। आरटीपीसीआर टेस्ट को सहल बनाया जाए, डिविजनल इंतजामिया कश्मीर। जम्मू में मुश्तबा कोविड मुतासरीन की ट्रेसिंग के लिए मुहिम का आगाज। बारामूला के कुंजर इलाके में सड़क हादसा, 24 साला नौजवान फौत, एक जख्मी। ग्यारह से 13 मई के दरमियान मूसलाधार बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश कयासी। कहा 17 मई तक बारिशों का रहेगा सिलसिला। और फलस्तीन में गाजा पर इजराइल की शदीद तरीन बमबारी, बच्चों समेत 24 शहीद, सैकड़ों जख्मी। और अब खबरों की तफसील। अनंतनाग के वायलू कोकरनाग इलाके में आज पेश आई झड़प में 3 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। इस झड़प में इलियास अहमद डार उर्फ समीर साकिन दनू थपुरा कोकरनाग, उबैद शफी उर्फ अब्दुल्ला साकिन बतमालू श्रीनगर और आकिब अहमद लोन उर्फ साहिल साकिन खांडेपुरा कोलगाम जाँ बहक हो गए। तीनों अस्करियत पसंदों का ताल्लुक अस्करी तंजीम लश्कर तोयबा से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक उबैद शफी 1 अप्रैल को आरीबाग नौगाम हमले में मुलविस था, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत वाक़ हो गई थी। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस ने एक खुफिया इतला के बाद मंगल की सुबह वाइलो कोकरनाग इलाके का मुहासरा करते हुए यहां तलाशी मुहिम शुरू की थी। इस दौरान फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला हुआ। इस फायरिंग तबादले में 3 लश्कर के अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। करनाग इलाके को आज सुबह 19 आरआर, सीआरपीएफ और पुलिस ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर अपने घेरे में लिया। इस दौरान तलाशी कार्रवाई शुरू की और वहां पे छुपे जंगजू और फोर्सेस के दरमियान 7 बजे झड़प शुरू हुई और इस झड़प में 3 जंगजू मारे गए हैं। अगरचे एक तरफ ईद की आमद है तो वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गुलजार अहमद गनाई, 4 टीवी न्यूज़, वाइलो, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर में आज भी मुसलसल तमाम अजला में कोविड लॉकडाउन नाफिज रहा, जबकि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कोविड लॉकडाउन में नरमी के दौरान श्रीनगर की सड़कों पर ट्रैफिक और लोगों की आमद-ओ-रफ्त देखी गई। वाज़ेह है जम्मू कश्मीर में कोविड के पेश नज़र 17 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। इस दौरान ज़रूरी और एमरजेंसी सरगर्मियों को छूट दी गई। ताहम इस मरतबा भी माह रमज़ान में जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए लॉकडाउन और सख्त इम्तनात के दरमियान ये रमज़ान भी गुजरा। सुबह के औकात लॉकडाउन इम्तनात में दी गई। नरमी के दौरान लोगों को ईद से कबल की ज़रूरी ख़रीदारी करते हुए देखा गया। इसके अलावा मजमूई तौर पर तमाम बाज़ार बंद रखे गए। और आपको बता दें कि माह रमज़ान के दौरान ये दूसरा रमज़ान है जिसके दौरान यहाँ जम्मू कश्मीर में कोविड लॉकडाउन और इम्तनात के नतीजे में सारी तिजारतें मफलूज हैं और जो छोटे बड़े ताजरीन हैं वो सख्त नुकसानात से दो चार हैं। वहीं जो गरीब मजदूर पेशा मुलाजिम हैं वो काफ़ी तकालीफ और माली मुश्किलात से जूझ रहे हैं। हुक्काम ने कोविड के बढ़ते
फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का लॉकडाउन लगाया है और ये लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। अगर कश्मीर में मसाजिद की बात करें तो जुमातुल विदा के मौके पर भी और फिर शब कदर के मौके पर भी जामे मसाजिद बंद रहीं, जहां इज्तिमात जो हस्ब मामूल हुआ करते थे वो इज्तिमात नहीं हुए। इस तरह से कहा जा सकता है कि ये दूसरा माह रमज़ान था जो जम्मू कश्मीर में इम्तनात और लॉकडाउन के दरमियान गुजरा। जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार ने मंगल को कोरोना का शिकार होने वालों के लवाहकीन के हक में कई इक़दाम का ऐलान किया है। आज से पहर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट्स के सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसे सीनियर शहरियों को उम्र भर की खुसूसी पेंशन वज़ाइफ फराहम की जाएंगी जिन्होंने अपने ख़ानदान के वाहिद कमाने वाले किसी रुकन को कोविड-19 की वजह से खो दिया हो। एलजी ने कहा कि जिन बच्चों ने अपने वालिदैन को कोरोना की वजह से खोया हो, इन्हें हुकूमत की तरफ से खुसूसी स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। एलजी के मुताबिक इसके अलावा हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जन दबाड़ी मजदूरों को जो कोरोना की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं और इन्हें अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ा, इन्हें 2 माह के लिए मुबल्लिग 1000 रुपये फराहम किए जाएंगे। ये फ़ायदा तमाम रजिस्टर्ड तामीराती मजदूरों, पूनी वालों, पालकी वालों, पट्ठों वालों को फराहम होगा। एलजी सिन्हा ने कहा कि मुआशरती बहबूद की स्कीम्स जैसे कि बुढ़ापे की पेंशन, लाडली बेटी वगैरह और PMAY, मनरेगा और दीगर फलाही स्कीम्स की किस्तें फौरी तौर पर जारी की जाएंगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि कोविड के मुनासिब तर्ज पर अमल करें और वैक्सीन लगवाएं। हम जल्द ही इस वबाई मर्ज पर काबू पा लेंगे। एक मरतबा फिर आपको बताएं, मनोज सिन्हा की जानिब से राहती इक़दामात का ऐलान किया गया है। एलजी ने कहा कि वबा को शिकस्त देना हमारी अवलीन तरजीह है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोरोना से फौत होने वालों के लवाहिकीन वुरसा और इस वबा से बेरोज़गार होने वाले मजदूरों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ राहती इक़दामात का ऐलान किया है। ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वबा को शिकस्त देना फिल वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत उन बच्चों जिनके वालिदैन कोरोना से फौत हुए हैं इनको खुसूसी स्कॉलरशिप फराहम करेगी और जिन सीनियर शहरियों के खानदानों के वाहिद कमाने वालों की कोरोना से मौत वाक़ई हो गई, इन्हें ताहयात वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत कोरोना वबा से बेरोज़गार होने वाले मजदूरों को 1000 रुपये माहाना इमदाद भी फराहम करेगी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद उल फित्र से क़ब्ल मुख्तलिफ जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू कश्मीर व बैरून रियासत जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में हो रहे गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र इन कैदियों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि सैकड़ों कश्मीरी कैदी, जिनमें कुछ कमसिन कैदी भी शामिल हैं, जम्मू कश्मीर और बाहर की जेलों में बरसों से बंद हैं। इनका कहना है कि इनमें कुछ कैदी कई बरसों से बंद हैं जिनके केसों की अदालत उज़्मा की हालिया हिदायत की रोशनी में नजर सानी करने और इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने की ज़रूरत है। MSMCH कोविड अस्पताल गांधीनगर के डॉक्टर अरुण शर्मा ने कोविड से बनी हुई सूरत हाल पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करते हुए लोगों से कहा है कि वो घबराहट के बजाय एहतियात से काम लें। उन्होंने समाजी फासला बनाए रखने और गाइडलाइंस पर अमल करने पर जोर दिया। कोविड एपिडेमिक जो है इंडिया में और ऑल ऑफ द वर्ल्ड है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी मार्च में, और लास्ट ईयर हम लोग अनप्रिपेयर्ड थे तो बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स आए थे और मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक भी थे, काफ़ी डेथ्स हुई थी।
اس کے بعد سے گورنمنٹ نے اپنے آپ کی پریپریشن جو سٹارٹ کی، اینڈ اب جو ہے کووڈ کے ہم کافی پریپیئرڈ ہے. بہت سارے کیسز پھر بھی بہت سارے کیسز بڑھ چکے ہیں، بہت سارے کیسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے پینک کی وجہ سے ہاسپٹل کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس میں میری ریکویسٹ ہوگی پبلک سے کہ کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر اپنا رکھیں، گھر میں اپنے آپ کو ڈسٹینس رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، ماسک لگا کے رکھیں، ہینڈ واشنگ رکھیں. اور جو بزرگ ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، اسکول کالجز اس سمے بند ہیں، تو ان کو اگر اسکول کالجز بند ہیں تو گھر میں رہنا چاہیے، باہر گھومنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، فنکشنز میں پارٹیز میں نہیں جانا چاہیے. اور جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی گھر میں رہنا چاہیے. اگر بائی چانس کوئی گھر سے باہر جاتا بھی ہے تو واپس آ کے پورا اپنا بیہیویئر پراپر رکھیں، اپنے کپڑے چینج کریں، نہا دھو کے گھر میں انٹر کریں، جوتے باہر رکھیں. اور اگر انفیکشن کسی کو ہوتی ہے کووڈ پازیٹیو ہونے کے بعد بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے ایڈورٹیزمنٹ دے رہی ہے پیپرز میں، بہت سارے ٹول فری نمبر، بہت سارے کنٹرول روم نمبرز اویلیبل ہیں، ان کو آپ کال کریں. آپ کو پلس آکسی میٹر گھر میں پرووائڈ کیا جائے گا، کووڈ کٹ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، اس میں کی بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہے جو گھر میں آپ لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی پرابلم اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ہیلپ لائن نمبرز پہ کال کریں. اور ہاسپٹل میں سفیشینٹ بیڈز اویلیبل ہیں جو آپ کو علاج کے لیے ایڈمٹ کریں گے، آکسیجن دیں گے، دوائیاں دیں گے. تو میرا پبلک سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ پینک نہ کریں، افواہیں نہ پھیلائیں، جو اوتھینٹیکیٹ میڈیا ہے اسی پہ وشواس کریں. اور سب سے زیادہ ہے کہ گورنمنٹ کی فنکشنری جو ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں، جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، پیپرز میں دیکھیں وہ نمبرز پہ، اس پہ کال کر کے اور اپنا پورا جو ہے ٹریٹمنٹ، پریونشن اور پوری جانکاری اس پہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ناظرین 4TV کشمیر میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. رمضان المبارک کے خیر و برکت کے ان ایام میں معروف امدادی ادارہ دارالخیر میروائز منزل سری نگر کے درج ذیل اکاؤنٹ نمبر میں اپنے عطیات اور خیرات جمع کرائیں تاکہ دارالخیر گزشتہ سال کی طرح کووڈ-19 کی تازہ قہر انگیز لہر کے دوران متاثرین تک آکسیجن کنسنٹریٹر مہیا کرانے کے ساتھ ساتھ مختلف آفات کے شکار لوگوں اور غریبوں کی داد رسی کا اپنا مشن آگے بڑھا سکے. بریک کے بعد 4TV کشمیر میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. جموں میں کورونا کے مشتبہ کیسز کو ٹریس کرنے کے لیے موپنگ ایپ ایکسرسائز شروع کی گئی ہے. جموں کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں میں کورونا وائرس کے ممکنہ مثبت کیسز کو ٹریس اور الگ کرنے کے لیے ایک ڈور ٹو ڈور موپنگ ایپ ایکسرسائز شروع کی گئی ہے. ضلع مجسٹریٹ جموں انشل گرگ نے منگل کو اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 4.5 لاکھ گھرانوں تک پہنچنے کے لیے ایک ڈور ٹو ڈور موپنگ ایپ ایکسرسائز شروع کی گئی ہے، جس کے دوران ممکنہ مثبت کیسز کو ٹریس اور الگ کیا جائے گا. نیز لوگوں کو کووڈ SOPs پر عمل درآمد کی اہمیت سے متعلق آگاہی بھی اس دوران دی جائے گی. مجسٹریٹ نے اس سے قبل اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ جموں میں پچھلے کچھ دنوں سے کورونا کے کیسز میں غیر معمولی اضافہ درج کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں سرگرم کیسز، فعال کیسز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. سری نگر میں ہاؤس بوٹ مالک کی جانب سے اپنی نوعیت کی پہلی واٹر بوٹ ایمبولینس کی خدمات شروع کی گئی ہیں. بوٹ کے مالک طارق احمد پٹلو نے کووڈ سے بنی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس ایمبولینس کا جھیل ڈل پر آغاز کیا ہے. مت نکلیے، گھر میں ہی بیٹھے اور حالات میں دیکھیے ہاسپٹل میں کیا ہے اور لوگوں کے گھروں کے اندر کتنے پیشنٹس ہیں.
تو اس کی وجہ سے میں نے بھی اس میں تھوڑا اور امپرومنٹ کرنے کی سوچا کہ میں اس کو اور بھی ڈیولپ کروں. اس کے اندر میں نے اسٹریچر، ویل چیئر، فرسٹ ایڈ، آکسیجن، یہ میں سب اس میں رکھا ہوں. انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کال آتی ہے، مجھے کالز آتے ہیں روز، جیسے ہی مجھے کال آتی ہے میں جاتا ہوں، میں ان کو ہیلپ. ابھی کسی کو کووڈ ہوگا تو یہی ایک سہارا ہے انسان کے لیے، کیونکہ ہمیں جھیل کے کراس کر لی جائے اور وہاں سے بعد میں تو ایمبولینس وغیرہ مل جائے گی، تو یہی ایک سہارا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ابھی کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی کہاں سے بھی آواز آئے گی کہ آ جائیے، تو بالکل یہ ایمبولینس ریڈی ہے. تو طارق صاحب کو اس کے لیے بہت ہی اچھا اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم. سکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے ضلع میں کووڈ سے نپٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات بتائیں. انہوں نے ضروری جو اقدامات ہیں وہ اس کی تکمیل کی گئی ہے اور کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ آکسیجن کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. میں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کرنٹلی وی ہیو 792 کیسز ہمارے ایکٹیو کیسز ہیں، جس میں سے اراؤنڈ 100 آر انڈر ہاسپٹلائزیشن. وہ ڈفرینٹ فیسلٹیز میں ہیں. ہمارے پاس پرائمریلی جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ لوگ ایڈمٹ رہتے ہیں. پرائمریلی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے جہاں پہ ہمارا آکسیجن جنریشن پلانٹ فنکشنل ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو NHPC کا ہاسپٹل ہے پزل پورہ میں، وہاں پہ آئسولیشن فیسلٹیز ہے، اور CHC حاجن ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹوٹل 1000 بیڈ کیپیسٹی ہم نے یہاں پہ انکریز کی ہے. 1000 جو مریض ہیں ان کو ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے الگ الگ جگہوں پہ، الگ الگ انسٹیٹیوٹس کو ٹیک اوور کر کے، جیسے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. خصوصاً کچھ ایسے لوگ جو ہوم آئسولیشن میں نہیں جا پاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ کووڈ کیئر سینٹرز اپڈیٹ کیے ہیں، جن کو کسی وجوہات کی وجہ سے ہوم آئسولیشن میں رہنے کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں گورنمنٹ کی. ان کو ایک ہیلتھ کٹ دی جا رہی ہے جس میں بیسک میڈیسنس اور آکسی میٹر رہتا ہے. آکسی میٹر جو ہے بہت ہی زیادہ اسینشیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارا جو کنٹرول روم اس کے لیے اسٹیبلش ہے، مانیٹر کر رہا ہے کہ سب کے پاس یہ آکسی میٹر ہے یا نہیں. اور جو آکسی میٹر ہے اس سے دن میں 3 بار اپنی ریڈنگ لینا بہت ضروری ہے. ایک بار صبح، ایک بار دوپہر، ایک بار شام کو. اور یہ ریڈنگ جو ہے اگر آپ کی کبھی بھی 90 سے نیچے جاتی ہے کسی بھی ہوم آئسولیشن والے پیشنٹ کی، تو وہ الارمنگ ہے اور اس کو امیڈیٹلی کانٹیکٹ کرنا چاہیے. ایسے ہمارے نوٹس میں تو آتا ہے جب ہم کال کرتے ہیں، بٹ اگر کال کے بیچ میں کبھی ایسا ہو تو اس کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے ہمارے کنٹرول روم میں، جہاں سے ہم فردر انٹرونشن جو بھی ہے، اگر اس کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے، وہ وہاں پہ کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ سمٹمز ہونے کے باوجود بھی ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے ہیں. ہمارا اگر ہم ٹوٹل ٹیسٹنگ کی بات کریں گے تو آج تک ہم نے جو یہ سیکنڈ ویو جو اس کی شروعات ہوئی، اگر ہم اس کو لگ بھگ 15 فیب سے لے لیں تو لگ بھگ ہم نے ابھی تک 76,000 ٹیسٹ کیے ہیں. لگ بھگ ہمارا جو ٹیسٹنگ ریٹ ہے ریکمینڈڈ ریٹ سے ٹرپل ہے، ڈبل ہے یا ٹرپل رہ رہا ہے. اور ابھی ہمارے جو 70 بیڈز ہیں وہ ٹوٹلی آکسیجن سپورٹڈ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دس کین بی انکریز ٹو 130، ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، فردر انکریز کیے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ابھی ہم اس کو فیز وائز انکریز کر رہے ہیں. اور جو ہمارا NIV ہوتا ہے وہ بھی اب وہاں پہ اسٹارٹ کر دیا گیا ہے. دیٹ از نان انویزو وینٹیلیشن. دیٹ از ڈن بائی وہ وینٹیلیٹر کی مدد سے بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ مدد کیا جا سکتا ہے ہائی فلو مشینز کی مدد سے بھی. تو وہ وہاں پہ کمفرٹیبلی اویلیبل ہے. وینٹیلیٹرز ہیو بین پٹ ان یوز فار پرووائڈنگ دس NIV. اور فردر جس بھی چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے فردر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. جنوں کی بات کریں گے تو کافی کم ریفرلز ہیں، کیونکہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ یہیں پہ مینیجیبل ہیں. اس میں جو زیادہ ضرورت رہتی ہے وہ ٹائملی آکسیجن ڈلیوری کی رہتی ہے، جو یہاں پہ کمفرٹیبل پوزیشن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو باقی دوائیاں ہیں اور باقی انٹرونشنز ہیں وہ سارے یہاں کیے جا رہے ہیں. ادھر پونچھ میں کووڈ-19 کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس سے عام مریضوں اور جو کووڈ متاثرین ہیں دونوں کی حفاظت کے لیے راجہ سکھدیو سنگھ ضلع اسپتال میں الگ سے ایک نئے آپریشن تھیٹر کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں صرف کووڈ متاثرین کا ہی آپریشن کیا جائے گا. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انچارج بلبیر سنگھ نے بتایا کہ ایک ہی تھیٹر میں سبھی کے آپریشن ڈاکٹر عملے کے ساتھ ساتھ عوام اور مریضوں کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے میٹنگ کی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک الگ سے آپریشن تھیٹر کا جو ہے انتظام کیا جائے گا. ہیڈ OT ٹیکنیشین راجہ سکھدیو سنگھ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پونچھ، جو ہمارے پاس کافی مقدار میں کیسز آ رہے ہیں، جس کے مطابق جو کیس ہیں جو لیبر پینس میں آ رہے ہیں، چاہے سون کوٹ بلاک سے، منڈی یا منڈر بلاک سے، ان کے لیے الگ سے جو ہم نے آپریشن تھیٹر بنایا، کووڈ-19 آپریشن تھیٹر جو آپ نے دیکھا ہے، جو الگ سے بنایا، جو ہمیں میڈیکل
सुप्रिटेंडेंट की गाइडलाइन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की गाइडलाइन के मुताबिक तकरीबन 5 ऑपरेशन कोविड-19 जो लेबर पेन में हैं उनके हमने किए हैं और अच्छी तरीके से केस ठीक ठाक हो गए, उनके बच्चे भी ठीक ठाक हैं। इसके साथ साथ जो सर्जरी के या और किसी किस्म का कोविड-19 पेशेंट है जिसकी इमरजेंसी ऑपरेशन करना है उसके लिए अलग से जो ऑपरेशन थिएटर जो बन के तैयार हो गया है और ये 24/7 जो ऑपरेशन थिएटर चल रहा है और काफ़ी केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरीज भी जो हमने की हैं उसके लिए भी अलग से जो हमने लेबर रूम बनाया हुआ है वहाँ भी केसेस चल रहे हैं। तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे सारी आवाम से कि घरों से मत निकलें, ज़रूरत के मुताबिक आप घरों से निकलें। अगर आप बाजारों में फिर रहे हो, आप हॉस्पिटल के अंदर बिना मतलब आ रहे हो, आप बीमारी लेके जो है अपने घर ले जा रहे हो। सारे स्टाफ की मीटिंग ली मेडिकल स्टूडेंट साहब ने कि हम 24/7 हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर साहबान, हमारे जो स्टूडेंट साहब हैं, सारे के सारे हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ हर वक्त जो है खिदमत के लिए तैयार है। और यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना मतलब के बाजारों में मत घूमें, बाजारों में अस्पताल में मत आए, सोशल डिस्टेंस बनाए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। वादी कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशकियासी के ऐन मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशें हुई। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 17 मई तक मौसम नासाजगार रहने का इम्कान है। बताया गया है कि वादी में 11 से 13 मई तक मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। जिस तरह से आज भी वक्फे से बारिशें होती रहीं, जबकि इसके बाद 17 मई तक कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशों का अंदेशा जाहिर किया गया है। बारामूला के कुंजर इलाके में मंगल की सुबह एक सड़क हादसे में 24 साला नौजवान की मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के वसन कुंजर इलाके में एक तेज़ रफ्तार टिप्पर ने एक मारुति कार को टक्कर दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए थे। बताया गया है कि ज़ख्मियों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इनमें से एक ज़ख्मी ज़ख्मों से ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरबाग चाडोरा में मुकामी लोगों ने पीने के पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि इन्हें पानी फराहम किया जाए जो पीने लायक हो। उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकाम ने इस इलाके को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। हमारी मांगे साफ पानी, साफ पानी, साफ पानी, पीएचई की बात में वाटर वर्क, हमारे साथ साफ पानी, साफ पानी, वाटर वर्क, जनाब मैं प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद पाल हूँ। मैं इधर दरबाग का रहने वाला हूँ। ये मेरा आवाम पीछे है। हमारा एक खास मसला है, वो है पानी का मसला। हमें गंदा पानी है और वो भी सिर्फ 24 घंटे में आधा घंटा आता है। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं इस पानी को फिल्ट्राइजेशन करो, इसको दवाई डालो ताकि हम बीमारी से बचें। मैं खुद आप मालूम भी कर सकते हैं 20 बार तकरीबन उसके पास गया। पहले वो एक था, वो वहाँ बाहर का था, डूगरा था, उसका वो बड़ा मुझे आनर करता था। जो ये कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी अफसर हैं, ये समझते हैं ये छोटे गाँव का आदमी है, ये क्या करेगा। 20 बार मैं उससे मिलने गया, लेकिन कभी मिलता है, कभी बोलता है हाँ देख लेंगे आपको पानी उधर से दे देंगे। पिछले साल हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि हमें इस छोटी लाइन से बड़ी लाइन से पानी दे दो। बस यही है, या तो फिल्ट्राइजेशन बनाओ, वरना हमें जो इधर जुहामा से 6 इंच बड़ी पाइप जा रही है, बड़ी लाइन जा रही है। हमें हमारा पानी पहले रांगर से आता था, उसको कट किया गया। 6 इंच उधर वो चल रही है। हमें वहाँ से ही अगर एक कनेक्शन मिले तो बस हमारा मसला है। देखिए, आप बोल रहे हो कि उनको गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी नहीं आ रहा। असल में आज बारिश हुई थी, उस बारिश की वजह से टर्बिडिटी बढ़ गई थी। इस वजह से वहाँ जो पानी आया था तो वो थोड़ा सा टर्बिड था।
अदरवाइज़ जो उनको पानी आ रहा है उसको बोलते हैं मलनाड सोरस से, तो उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं थ्रू VRPST के सेप्टिक टैंक है बनी है, और उसमें हम अलम भी यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी उसके साथ में यूज़ हो जाती है, तो उनको वो पानी मिल रहा है। लेकिन अब क्वान्टिटी उसमें कम है, तो हम फिल्ट्रेशन प्लांट भी नया बनाने जा रहे हैं अंडर GGM प्रोग्राम, तो बाकी उनको पानी साफ चल रहा है। आज टर्बिडिटी थी और बारिश की वजह से, इस वजह से थोड़ा सा पानी में हम देते हैं साफ़ पानी। जब बारिश होती है तब थोड़ा सा टर्बिडिटी हो जाती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट उनका अभी नहीं बना है, वो अभी प्रपोज नहीं हुआ था। अब हमने प्रपोज किया है JGM में उनके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट, तो उनको फिल्ट्रेशन प्लांट के बाद पूरा ट्रीटेड हो जाएगा। कब तक तैयार होगा? वो इंशाल्लाह अगले साल हो जाएगा। हमें JGM में तो हम 2022 तक 22 से 2025 तक हमने वो कंप्लीट करना है JGM प्रोग्राम। फिलहाल तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। फिलहाल अभी गुजारा क्या करना है, उनको जब बारिश होती है तब असल में हम उनको बंद कर देते हैं। जब बारिश होती है उनको एक दिन नहीं छोड़ते थे पानी, शाम को छोड़ देते, एक शिफ्ट नहीं छोड़ते, दूसरे शिफ्ट में पानी डाल देते। तो अब आज उन्होंने मुलाजिम ने उनको पानी छोड़ा है बारिश के टाइम पे भी, तो उसने गलत बात की थी, तो इस वजह से थोड़ा सा टर्बिड था। तो आगे हम उनके स्टेप्स उठाएंगे कि उनको गंदा पानी ना मिले। ईद के पेश नज़र महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से पुलवामा में मार्केट चेकिंग की गई। इस दौरान जो अशिया हैं उनके नर्ख देखे गए और साथ ही साथ उनके मेयार को भी देखा गया, और जो कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले पाए गए इनके खिलाफ चालानात किए गए। कंज्यूमर अफेयर्स डिविजनल कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर्स सईद इनायतुल्लाह साहब की हिदायत पर कल परसों आज हम एक तो लॉकडाउन SOP देख रहे हैं कि मुकम्मल आम दुकानदार जो भी सब्जी वाले हैं, मुर्ग फरोश है या मीट वाले हैं, वो वहाँ प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं। और जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स की है 535 बगैर उजड़ी फी किलो गोश्त, उस पर बेच रहे हैं 490, जिसमें 100 ग्राम उजड़ी होती है उस पर। और कुछ दुकानदारों को जिनको हमने पकड़ा उनसे कल हमने 3000 रुपये जुर्माना हासिल किया, परसों हमने 5000 रुपये जुर्माना हासिल किया। हम तमाम दुकानदार हजरात से अपील करते हैं, जो भी सब्जी फरोश है, मुर्ग फरोश है या गोश्त वाले हैं, मेहरबानी करके गवर्नमेंट के जो रेट फिक्स हुई है उस पर आम लोगों को जिनका पहले ही कमर टूटा हुआ है, मेहरबानी करके कोविड-19 की वजह से उसी रेट पर लोगों को अच्छी तरीके से एहसान तरीके। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज जुड़ चुके हैं। मज़ीद ताज़ा अपडेट्स क्या हैं और किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की सूरत हाल है। एक तो लॉकडाउन का मामला है, फिर इस दरमियान जो कुछ नरमी मिली, और फिर केसेस हैं, और फिर साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये माह रमज़ान भी, यानी दूसरा माह रमज़ान भी कोविड की नज़र हो गया, या इबादत के हवाले से कहें, मसाजिद के जामा मसाजिद के हवाले से, और या फिर जो कुछ बाज़ारों में जो कुछ तिजारतें होती थी उस हवाले से कहें। बहरहाल कोविड ने सभी शोबाजात को मुतासिर करके रख दिया है। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि जो केसेस का मामला है वो केसेस क्या कह रहे हैं। मतलब हम यानी जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो केसेस कम थे, लेकिन इसके बावजूद भी एहतियाती इक़दामात जो है किए गए और लॉकडाउन यहाँ पर अव्वलीन वक्तों में जो है किया गया। तो बहरहाल जो केसेस का अभी सामने जो केसेस आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आज की जो सूरत हाल रही या फिर 24 घंटों की सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें। बिल्कुल, आज भी 4352 केसेस मुस्बत आए जी, जिसमें कश्मीर डिवीजन से 2644, हाँ 2644, जम्मू डिवीजन से 1708 और अमवात जो है आज 65 हुई, जिसमें जम्मू डिवीजन से 41, कश्मीर डिवीजन से 24 और जो रिकवर आज हुए, जो सेहतियाब हुए वो 3537 लोग हैं और जो एक्टिव केस अभी भी है वो 50,000। थोड़ा सा रिपीट कर दें प्लीज, थोड़ा सा रिपीट कर दें, आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। देखिए, आज 4352 केसेस मुस्बत आए हैं जी। कश्मीर डिवीजन से 2644 यानी 2644, हाँ। जम्मू डिवीजन से 1708, 1708 और डेथ जो है, जो अमवात हुई है वो 65 है पूरे JNK में, यूटी में, और जिसमें जम्मू के 41 और कश्मीर डिवीजन से 24
افراد جو ہے شامل ہیں، جبکہ 3,537 افراد جو ہے وہ صحتیاب ہوئے اور 50,701 یعنی 50,701 جو ہے وہ ابھی بھی ایکٹیو کیسز ہے جموں کشمیر یو پی میں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو اموات ہو رہی ہیں جموں ڈویژن میں زیادہ، کشمیر ڈویژن میں کیسز زیادہ آ رہے ہیں اور لگاتار جو اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ آج 5,000 سے کم ہے لیکن پھر بھی ابھی اتنی صورتحال بہتر نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ لوگ راحت کی سانس لے سکیں۔ حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ مارکیٹس پہ، یہاں کے بزنس پہ، یہاں کے لوگوں کے زندگی کے جو معمولات زندگی ہے اس پہ سیدھا سا اثر پڑ رہا ہے اور درہم برہم ہو کے رہ گئی ہے۔ جہاں پچھلے سال آپ نے کہا کہ ماہ مبارک اس کی وجہ سے وہ جو عبادتیں ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائی اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا، اور شب قدر یا جمعۃ الوداع یا عید الفطر جو آنے والی ہے اس کا سیدھا اثر جو ہے ان اجتماع جو تقریبات ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، اس پہ دیکھنے کو ملا اور شاید آگے بھی دیکھنے کو ملے گا جو عید بھی آنے والی ہے، کیونکہ آج جو صبح 8 بجے سے 12 بجے تک کچھ دکانیں جو ہے ان کو کھولنے کا مشورہ دیا گیا تھا، خاص کر جن میں بیکری شاپس ہے، جس میں مرغ فروش لوگ ہیں، جس میں میٹ بھی مل سکتا تھا اور جو دودھ کی دکان ہے، سبزی کی دکانیں۔ لیکن اب ضلع ترقیاتی کمشنر جو سری نگر ہے انہوں نے پھر آرڈر ایشو کیا ہے کہ اب یہ جو فیسلٹی آج دن کو رکھی گئی تھی 12:30 تک یہ کل سے نہیں ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس اور اشارہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل گھروں میں رہیں، SOPs کو فالو کریں اور امپلائز جو ہے، ملازمین جو ہے، انہی کو اب چلنے کی اجازت ہوگی سری نگر میں، خاص کر جن کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہوں گے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران جو ہے، مجسٹریٹ جو ہیں، ان سے رابطہ کریں اور ان کے پاسز لیں اور تبھی وہ ملازمین پہ انٹر ہو سکے۔ تو سیدھا اشارہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سختی برتی جائے گی اور لوگوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ ان SOPs کو فالو کریں اور اس پر عمل کریں۔ جی شبنم، اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے LG سرکار کی جانب سے پھر اعلانات سامنے آئے ہیں تو اس حوالے سے یعنی مالی اعانت کے حوالے سے یا پھر جن کے لوگ گزر چکے ہیں جو اسکیمز کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ کتنا واقعتاً یہ اعلان تو ہو گیا ہے لیکن زمینی سطح پر جب اس کو پورا کیا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اس میں جتنا کہا گیا ہے اتنا عمل ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے فی الحال جو اعلانات سامنے آئے ہیں؟ بالکل، جو لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ نے جو انہوں نے اعلان کیا ہے، بالکل اس سے ان لوگوں کو راحت ملی ہوگی جن کے افراد خانہ اس سے متاثر رہے ہیں، جن کو ایک کماؤ گھر میں کمانے والا تھا اور اس کی موت ہو چکی ہے، اب اس کا جو اہل خانہ ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے، کافی مشکلات میں ہے، ان کو تھوڑی بہت راحت اس سے ملے گی۔ حالانکہ جو اس سے جتنا دینے کا جو اشارہ دیا گیا ہے یا جو اعلان کیا گیا ہے اس سے تو ساری چیزیں تو نہیں مل سکتی ہیں جو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، خاص کر راشن کی ہی اگر ہم بات کریں، 2 وقت کی روٹی کی ہم بات کریں، کیونکہ بیمار بھی پڑے بندہ کوئی اس فیملی کا تو بہت مشکل ہے، لیکن کچھ حد تک جو راحت دینے کی کوشش کی ہے ایک اچھا قدم اسے مانا جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ان جو مجبور لوگ ہیں جو اس کا حق رکھتے ہیں ان تک یہ پہنچے گا، صحیح طریقے سے پہنچے گا، اس میں کوئی اس طرح کی کوئی عمل نہیں ہوگا جس سے ان کو پریشانی لاحق ہوگی، ان کو زیادہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں گی، کیا اس طرح ان کو یہ چیزیں ملیں گی، وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کچھ حد تک راحت کی سانس ان لوگوں نے لی ہے جو بالکل صرف خدا پہ بھروسہ رکھے ہوئے تھے اور ان کو کوئی کہیں سے کوئی اشارہ، کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے لیے کوئی راحت کی سانس تو ہے یہ، لیکن کیا اس سے ان کی بھرپائی ہو پائے گی؟ کیا ان کا جو گزر بسر جو ہے کیا اسے ہو پائے گا؟ یہ سرکار کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عام لوگوں، سبھی لوگوں کے لیے بھی یہ راحت نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے اہل خانہ اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ لیکن سرکار کو چاہیے وہ پورا ایسس لگائے کہ دیکھیں کہ ایک فیملی کو جس کے 4 بندے ہوں، 5 بندے اور ان کا کماؤ جو ہے واحد کماؤ وہ اس کی نظر ہو چکا ہے، کیا اس کی فیملی چل پائے گی؟ یہ دیکھنا سرکار کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن شبنم، میں
आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरह से यानी अनंतनाग में फिर एक इनकाउंटर हुआ और फिर जो है 3 अस्कर पसंद जहाँ बाहक हो गए, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मुसलसल ऑपरेशन जारी हैं, यानी इस दौरान भी अगर हम देखें तो कार्रवाइयाँ हो रही है। बहरहाल क्या मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, एक वो भी बात हुआ करती थी कि सरहद पार से दरअंदाजी होती है और फिर मिलिटेंसी को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक अमन मुआहदा जिसकी पासदारी के हवाले से इत्तेफाक किया गया और वो वायलेशन भी हमको तकरीबन नज़र नहीं आ रहा, एक आध दो जो जम्मू में हमको नज़र आए थे, सांबा में। तो बहरहाल किस तरह की सिचुएशन है इस मिलिटेंसी को या फिर सिक्योरिटी मामले को लेकर? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे या सरहदों पे जो जंगबंदी का मुआहदा किया गया, उसका हर तरफ से जो है उसको उस पे खुशी का इजहार किया गया, जो दोनों अतराफ से जो उन इलाकों में रहने वाले खासकर लोग हैं, और सियासी बयानबाजी भी ज्यादा नहीं हुई, खैर मकदम ही किया गया। जो अपोजिशन लीडरान है उन्होंने खैर मकदम किया, खासकर जम्मू कश्मीर के लीडरान जो है उन्होंने खैर मकदम किया। तो ये सिलसिला चला आ रहा है और अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि कोई ऐसा इशारा मिला कि दोनों में फिर तलखियां शुरू हो गई हूं। तो लेकिन जो बयानात अब फिर से कुछ दिनों से आने लगे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के वजीर खारजा हों या अब प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक बयान दिया कि जब तक रेस्टोर नहीं किया जाएगा उस जो आर्टिकल यहाँ पे तोड़ा गया था उस चीज को, तो तब तक शायद इंडिया से बात नहीं हो पाएगी। जब इस तरह के बयानात वहां से आएंगे, यहाँ से भी उसमें बयानात आएंगे, तो शायद मामला जो है वो मजीद अबतर हो सकते हैं। लेकिन हर कोई अभी यही चाहता है कि बेहतर ही हालात हों। दूसरी जानिब जो आपने ये कहा कि ऑपरेशन जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं वो लगातार जारी हैं, किसी तरह के भी हालात यहाँ पे हों। और एक साल ऐसा गुजरा है जब हुआ था कभी सीज फायर अस्कर पसंदों और फोर्सेस के बीच, जो जब माही मुबारक था, तो लेकिन तब से लेके आज तक कई दहाइयां गुजरी है, तो ऐसी बात सामने नहीं आ पा रही है। और यही वजह है कि बिल्कुल लगातार ये ऑपरेशन जो है वो जारी है, कहीं पे भी हो, कोई भी दिन हो, कोई भी सूरत हाल हो, उस पे फोर्सेस जो है वो अस्कर पसंद के खिलाफ अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिनमें उसे कामयाबी भी मिलती है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है वो चाहती है कि जो मुकामी नौजवान हैं जो हाल ही में इन अस्करी तंजीमों में शामिल हुए हैं, उनको वहां पे सरेंडर की अपील भी की जाती है, उनको सरेंडर के लिए की पेशकश की जाती है, और जो चाहता है तो वो सरेंडर भी करता है। लेकिन अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि सरेंडर ऐसे नौजवान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज भी मुकामी जो है 3 अस्कर पसंद जाँ बाग हुए हैं। इस इलाके में तनाव भी रहा, इंटरनेट मोबाइल सर्विस भी बंद रही। जो सूरत हाल है जहां कोविड से लोग परेशान है, वहां जब इस तरह के हालात भी बनते हैं तो एक तनाव भरी सूरत हाल से जो है वहां के लोग जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम रुख करते हैं फ़लस्तीन का अर्ज़ अंबिया का, जहां इज़राइल मुसलसल अपने मज़ालिम ढा रहा है और फ़लस्तीनी तने तनहा इस जालिम हम कह सकते हैं सहयूनी फोर्स का मुकाबला कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब सहयूनी दहशत गर्दों ने गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 24 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद होने वालों में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, 9 कमसिन बच्चे शामिल बताए गए हैं, जबकि इनकी तादाद ज़ायद भी हो सकती है। सहयूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने एक बार फिर शुमाली गाज़ा के बाज़ इलाकों को अपने हमले का निशाना बनाया, जबकि फ़लस्तीन के इस्तकामती ग्रोहों ने भी इजरायली जारहियत के जवाब में मंगल को भी मकबूजा इलाकों में सहयूनी मराकिज़ पर 250 से ज़ायद रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया। सहयूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने मंगल को शुमाली गाज़ा पट्टी के रिहायशी इलाकों सहयूनी हुकूमत की फौज के तर्जुमान ने दावा किया कि इजरायली बमबार जंगी तैयारों ने गाज़ा में इस्तकामत के 130 से ज़ायद ठिकानों पर बमबारी की है। ताहम फ़लस्तीनी ज़राए ने ऐलान किया है कि सहयूनी जंगी तैयारों ने मगरबी गाज़ा में एक रिहायशी टावर के 8वें फ्लोर पर वाक़ 2 रिहायशी अपार्टमेंट को अपने हमलों का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गाज़ा पट्टी पर सहयूनी फौज के कल रात और आज के हमलों में 9 बच्चों समेत 24
तमाम शहरी शहीद हो गए हैं, जबकि जख्मियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। गाजा के फ़लस्तीनियों ने मंगल को गाजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर सह्यूनी नाजायज़ इजरायली हुकूमत के वहशाना हमलों में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में शिरकत की और गासिब सह्यूनी हुकूमत के वहशियाना जराइम की मजम्मत करते हुए खबरदार किया कि खून का इंतकाम यकीनन उसी से लिया जाएगा। इससे कबल हमास के फौजी बाजू अल-क़साम ब्रिगेड की जानिब से मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी शहरियों पर मज़ालिम बंद करने के ताल्लुक से सह्यूनी हुकूमत को दी जाने वाली मोहलत ख़त्म होने के बाद फ़लस्तीनी इस्तिक़ामती ग्रुप्स ने शुमाली गाज़ा पट्टी में सह्यूनी हुकूमत के फ़ौजी अड्डों और सह्यूनी बस्तियों पर हमला किया और दसियों मिसाइल फायर किए और मंगल को भी बच्चों की कातिल सह्यूनी नाजायज़ इजरायली हुकूमत के जराइम के जवाब में सह्यूनियों के अड्डों पर 250 से ज़ायद मिसाइल फायर किए गए। सह्यूनी फौज ने ऐलान किया है कि आज मंगल की सुबह मकबूजा फ़लस्तीन में गाजा से मुलक्का सह्यूनी कॉलोनियों पर 150 से ज़ायद मिसाइल फायर किए गए हैं। ताहम इसके एंटी मिसाइल सिस्टम ने दसियों मिसाइलों का पता लगाकर इन्हें तबाह कर दिया। अज़उद्दीन अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस में सह्यूनी हुकूमत के अड्डों पर भारी तबाही फैलाने वाले वॉरहेड्स के हामिल मिसाइलों से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों की रेंज 120 किलोमीटर तक है और इन्हें पहली बार इस्तेमाल किया गया है। अबू उबैदा ने कहा कि इस्तिक़ामत के मिसाइल कारगर साबित हुए और इसके नतीजे में सह्यूनी नाजायज़ इजरायली हुकूमत के फौजी मस्जिद अक्सा के सहन को खोलने पर मजबूर हो गए और हजारों फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के सहन में नमाज अदा की। और आपको बता दें जिस तरह से गाजा में इजरायली तैयारे जिस तरह से बम गिराते रहे और मासूमों का कत्ल करते रहे और यहाँ पर खून बहता रहा। अभी आपने तस्वीर देखी, ये वो तस्वीर हैं तिल अबीब की जहाँ पर हमास की जानिब से अल-क़साम की जानिब से रॉकेट फायर किए गए, लेकिन चूँकि इजराइल इतना अपने आप को महफूज रखता है और वो किसी तरह से फ़िज़ा में जो भी रॉकेट्स दागे जाते हैं उनको वो तबाह कर देता है। बहरहाल उसके बावजूद इनकी बुज़दली का आलम यह होता है कि रॉकेट्स ज़्यादातर फ़िज़ा में ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बुज़दिली का इनका आलम यह होता है कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल आज भी देखा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इजराइल के तिल अबीब की है जहाँ पर हल्के से नुकसानात हुए हैं और इसी को आलमी सतह पर मीडिया कवरेज देती है और ये बताया जाता है कि हमास की जानिब से इजराइल पर हमले किए गए, लेकिन इसमें नुकसान कितना हुआ इसका मुआवजा किया जा सकता है कि फ़लस्तीन में गाजा में अगर हम देखें तो मुसलसल जिस तरह से इजरायली मजालिम है और अभी जो ताज़ा हमले किए गए हैं इसमें भी 9 से ज़ायद मासूम बच्चे शहीद हो गए और इसमें ख़वातीन भी शहीद हुई हैं, आम अफराद शहीद हुए और जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं इस पर इजराइल बिलखुसूस निशाना इनको बनाता है और इस मरतबा भी इसी तरह से इसने किया। जबकि इजराइल में देख सकते हैं कि मामूली जो नुकसान होता है इसको आलमी सतह पर मगरबी मीडिया दिखाता है। ये इजराइल के तिल अबीब की कुछ तस्वीर हैं जिसमें इजरायली सह्यूनियों को परेशान हाल अफरा तफरी से दो चार देखा जा सकता है। और नाज़रीन 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक और नजर। अनंतनाग के वायलो कोकरनाग में खूनरेज झड़प, लश्कर के 3 अस्कियत पसंद जाँ बहा।
जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन बदस्तूर जारी, श्रीनगर में नरमी के दौरान लोगों ने जरूरी खरीदारियां की। कोविड से फौत होने वालों के वर्सा के लिए एलजी सरकार ने किए कई अहम ऐलानात, वज़ाइफ, बच्चों की तालीम, स्कॉलरशिप की इजराई और माली इमदाद शामिल। ईद से कबल कश्मीरी कैदियों को रिहा किया जाए, यूसुफ तारेगामी का हुकूमत से मुतालिबा। RT-PCR टेस्ट को सहल बनाया जाए, डिविजनल इंतजामिया कश्मीर। जम्मू में मुश्तबा कोविड मुतासिरीन को ट्रेसिंग के लिए इन मुहिम का आगाज। बारामूला के कुंजर इलाके में सड़क हादसा, 24 साल नौजवान फौत, एक जख्मी। ग्यारह से 13 मई के दरमियान मूसलाधार बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशकयासी, कहा 17 मई तक बारिशों का रहेगा सिलसिला। और गाजा पर इजराइल की शदीद तरीन बमबारी, बच्चों समेत 24 शहीद, सैकड़ों जख्मी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।